हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडिक्स। तो हमने लास्ट सेशन में बात किया था अबाउट द टाइमलाइन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वी स्टार्टेड विथ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जहां पे ये प्रूव किया था, ये प्रपोज किया था दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। और वहां से लेके मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम तक की एक टाइमलाइन को हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, स्पेशली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें भी हम एक शॉर्ट टाइमलाइन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। शॉर्ट टाइमलाइन को समझो, उसके बाद हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 3 पार्ट में हमारा आज का टोटल पूरा लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो डाल्टन मॉडल ऑफ एटम इज नोन, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, नॉट मॉडल ऑफ एटम। डाल्टन की एटॉमिक थियरी में क्या प्रपोज किया था? एटम इज अ स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता। इसका मतलब एटम का फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें जिससे छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं है उसकी स्ट्रक्चर स्टडी करने की जरूरत ही नहीं। दैट वाज द आइडिया जॉन डाल्टन ने प्रपोज्ड। इसके बाद डेवी डेवी ने क्या किया? डेवी ने कुछ एलिमेंट्स को आइसोलेट किया यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मोल्टन सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो। मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में से, मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड में से, कुछ एलिमेंट्स के मोल्टन सॉल्ट्स में से उनको मेल्ट करके फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो दे गॉट सम एलिमेंट्स, राइट। तो डेवी ने आइसोलेट किए कुछ स्पेशल एलिमेंट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इन एलिमेंट्स को डेवी ने आइसोलेट किया यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये प्रपोज किया that there has to be some relation between mass and electricity. Actually, he could not prove what relation is there between mass and electricity, but yes, from the Davy's experiment, we got an idea there has to be some relation between mass and electricity. चलो, उसके बाद आता है माइकल फेराडे, 1833। माइकल फेराडे ने एक रिलेशन प्रपोज किया जिसको जिसको हम बोलते हैं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग weight of substance obtained on passing electricity is directly proportional to the charge. अगर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, ज्यादा चार्ज पास करोगे, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे, तो मिलने वाले एलिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। सो सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन इज प्रूव्ड। वेल, डेवी और फेराडे के इन एक्सपेरिमेंट से का एटम से क्या रिलेशन है? सी, डेवी ने इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एलिमेंट्स को आइसोलेट किया, और फैराडे ने प्रूव किया कि मास ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब चार्ज और मास में कुछ रिलेशन है। एटम तो न्यूट्रल होता है, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एटम में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे, देन हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास? तो डाल्टन का आइडिया थोड़ा फेल होने लगा। हमें लगने लगा फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बाद कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल तो नहीं हो सकता, शायद एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, और वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वेल, इसी कंटिन्यूशन में एक एक्सपेरिमेंट और स्टार्ट हुआ 1859 में, जूलियस प्लकर का एक्सपेरिमेंट, और आप इसको कह सकते हो विलियम क्रुक एक्सपेरिमेंट। मोर कॉमनली इट इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट बाय द विलियम क्रुक।
विलियम क्रुक या जूलियस प्लकर का जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। हमें पता है गैसेस इलेक्ट्रिसिटी की नॉन कंडक्टर होती हैं, राइट? लेकिन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस बाय यूजिंग द डिस्चार्ज ट्यूब, विलियम क्रुक ने गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को स्टडी किया, राइट? और वही एक्सपेरिमेंट फाइनली यूज हुआ फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय सर जे थॉमसन। वैसे ये विलियम क्रुक वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दिस एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी मच इन डिटेल, लेकिन मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूं। विलियम क्रुक ने जब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस को स्टडी किया तो उन्होंने प्रूव किया कि मैटर के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, राइट? इस एक्सपेरिमेंट से ये लेटर ऑन प्रूव हुआ कि मैटर के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इस लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं कि जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक ने नेगेटिव पार्टिकल को डिस्कवर नहीं किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस को लेके। When this experiment was repeated multiple times by the different scientists, we reached to a conclusion that atom has or matter has some negatively charged particle। ठीक है? तो जब ये आइडिया आया कि मैटर के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो स्टोनी ने उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया इलेक्ट्रॉन। सिर्फ नाम दिया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट स्टोनी को नहीं मिलता। हमें कब कहेंगे कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, राइट? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट तब मिलेगा जब उस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रूव करेंगे। Simply by saying that matter has some negatively charged particle does not apply that electron has been discovered, right? तो जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि मैटर के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और स्टोनी ने उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन नाम दिया, और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया सर जे थॉमसन ने, राइट? सर जे थॉमसन ने बताया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये यूनिवर्सल पार्टिकल हैं, ये सभी मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए हम सर जे थॉमसन को क्रेडिट देते हैं फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? वेल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन उसका नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये 1909 में बताया मिलिकन ने। मिलिकन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिलिकन कैरीड आउट ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द चार्ज ओवर वन इलेक्ट्रॉन। यहां पे आके इलेक्ट्रॉन की स्टडी खत्म हो जाती है। वेल, जब मैटर में कुछ नेगेटिवली चार्ज है, ये विलियम क्रुक ने के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था, तो मैटर में कुछ पॉजिटिवली चार्ज भी होगा, ऑब्वियसली, बिकॉज मैटर इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। अगर एटम न्यूट्रल है और उसमें कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी होगा। तो उसके बेसिस पे जब नेगेटिव का आइडिया आया, उसके बाद पॉजिटिव का आइडिया भी डेवलप हुआ और गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया प्रोटॉन, ठीक है? फिर रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम आता है जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट मिला और चैडविक को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का ऑर्डर। तो ये छोटी सी टाइमलाइन थी। अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बिफोर वी गो फॉर द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट, let's talk about one simple thing. What is discharge tube?
तो पहले आप ये समझ लीजिए डिस्चार्ज ट्यूब के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये एक ऑलमोस्ट 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है। डिस्चार्ज ट्यूब इज अ 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब और इसका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली, ये जो डायमीटर है ये अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर अराउंड इसका डायमीटर होता है। ठीक है, अंदर इसमें गैस फिल्ड होती है एट लो प्रेशर। अंदर जो गैस फिल्ड है उसका प्रेशर कम करने के लिए, उस गैस को बाहर निकालने के लिए यहां पे हमारे पास एक ट्यूब है। ये जो ट्यूब है इससे हम कनेक्ट करते हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है और इससे वैक्यूम पंप अटैच करके हम गैसेस को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके दो टर्मिनल पे दो इलेक्ट्रोड सील्ड होते हैं। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड और दूसरे टर्मिनल पे होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसको बोलते हैं एनोड। और ये अटैच होता है एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई से, राइट, लेट्स से अराउंड 10,000 वोल्ट की पोटेंशियल सप्लाई। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। एक 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब है। उस 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर है। उसके दो टर्मिनल पे दो इलेक्ट्रोड सील्ड हैं, एक नेगेटिव यानी कैथोड, दूसरा पॉजिटिव यानी एनोड। ठीक है, और अंदर गैस फिल्ड है एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है, देयर इज अ साइड ट्यूब थ्रू विच गैस कैन बी रिमूव, उससे हम अटैच करते हैं वैक्यूम पंप। दोनों इलेक्ट्रोड अटैच होते हैं विद अ वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, लेट्स से 10,000 वोल्ट। ये डिस्चार्ज ट्यूब का स्ट्रक्चर है। अब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में विलियम क्रुक एक्सपेरिमेंट क्या था? तो विलियम क्रुक एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमने कैथोड रे लिया, कैथोड रे ट्यूब लिया। जैसा मैंने आपको बताया ये एक 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। इसके दो टर्मिनल हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल है जो कि कैथोड है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि एनोड है, और अंदर गैस फिल्ड है। और यहाँ पे एक ट्यूब है जिससे हम अटैच करते हैं वैक्यूम पंप को, और ये एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई से अटैच है विच इज 10,000 वोल्ट। इनिशियली उन्होंने नॉर्मल प्रेशर पे अंदर गैस फिल किया। नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अंदर गैस फिल किया। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस फिल करके और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड नॉट टेक प्लेस। यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। व्हाई? बिकॉज गैसेस आर नॉन कंडक्टर। तो फिर उन्होंने यहां से गैस के प्रेशर को कम किया। गैस के प्रेशर को हम कम कर रहे हैं और बाहर हाई वोल्टेज रख रहे हैं। जब प्रेशर एक्चुअल का 100 टाइम्स कम, एक्चुअल का 100 टाइम्स कम मतलब आप कह सकते हो 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया, देन अ ग्लो वॉज प्रोड्यूस इनसाइड द ट्यूब। पूरी ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, एंड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड। मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, इन डिस्चार्ज ट्यूब when gas is filled at low pressure and high potential difference is applied, then flow of current starts. Well, प्रेशर कितना रखा है? 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर, और पूरी ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस हो गया। तो फर्दर
the pressure was reduced to 10 raised to the power minus 4 atmosphere. जब 10 raised to the power minus 4 atmosphere मतलब नॉर्मल प्रेशर का 10,000 टाइम्स कम प्रेशर लगाया, मतलब ट्यूब के अंदर गैस का अमाउंट नेग्लिजिबल रखा, तो पूरी ट्यूब में जो ग्लो प्रोड्यूस हुआ था, दिस एंटायर ट्यूब, द ग्लो विच वाज प्रोड्यूस्ड, पूरी ट्यूब ग्लो कर रही थी, ये ग्लो डिसअपियर हो गया और इसकी जगह पे ग्लो कहां पे रह गया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ग्लो कहां पे रह गया, ओनली बिहाइंड पॉजिटिव टर्मिनल। पूरी ट्यूब में से ग्लो डिसअपियर हो गया क्योंकि गैस की क्वांटिटी बहुत कम हो गई। अब ग्लो कहां पे बचा, ओनली बिहाइंड एनोड। ठीक है, तो यहां से हम एक फर्स्ट पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट पॉइंट, कैथोड रेस के बारे में हमें एक पॉइंट पता चल गया और वो पॉइंट है ग्लो इज प्रोड्यूस्ड behind anode, that means cathode rays travel from cathode to anode. Right? Let's say you and your friend are standing in two opposite sides of the room, and one of you is throwing chalk piece or some colors on the other. Then I enter in the room and I want to find कि कौन chalk throw कर रहा था या कौन colors throw कर रहा था. How would I identify? Suppose on this side there is A, रूम के फ्रंट साइड में A है और रूम के B रियर साइड में B है, एंड मैंने ये देखा कि B के पीछे जो वॉल है उसके ऊपर कुछ चौक के स्पॉट्स हैं या कलर के स्पॉट्स हैं. इसका मतलब अगर B थ्रो करेगा तो A की तरफ थ्रो करेगा, तो जो स्पॉट्स हैं वो कहां होने चाहिए थे, बिहाइंड A. लेकिन स्पॉट्स या ग्लो किसके पीछे दिख रहा है, B के पीछे. इसका मतलब पार्टिकल्स को थ्रो कौन कर रहा है, A थ्रो कर रहा है, तभी तो B के पीछे ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है. यहां पे ग्लो इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिहाइंड एनोड, इसका मतलब कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड. सम रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड विच आर नेम्ड एज कैथोड रेज. ठीक है, तो एक बात तो पता चल गई कैथोड रेज कहां से कहां ट्रेवल करती हैं. तो कैथोड रेज जो होती है या कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी को जो पार्टिकल कंडक्ट कर रहा है, टू बी मोर सिंपल, जो भी पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी को यहां से इस सर्किट में फ्लो करवाने में हेल्प कर रहा है, इस सर्किट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प कर रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये डिस्चार्ज ट्यूब, तो जो भी पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पार्टिकल डेफिनेटली कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा होगा, क्योंकि ग्लो किसके पीछे प्रोड्यूस हो रहा है, एनोड के पीछे प्रोड्यूस हो रहा है. तो द पार्टिकल विच इज कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सो दे आर नेम्ड एज कैथोड रेज. सिंपल पॉइंट. सेकेंड थिंग, हमने क्या किया, ये जो कैथोड रे ट्यूब है, इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर एक सॉलिड ऑब्स्टेकल रख दिया. यहां पे अंदर एक सॉलिड ऑब्स्टेकल रख दिया. ये एक सॉलिड ऑब्स्टेकल हमने अंदर रख दिया. ये कैथोड रे ट्यूब के अंदर ऐसा एक ऑब्स्टेकल रखा है. ठीक है, ये एक ऑब्स्टेकल है. ठीक है, नाउ देयर कैन बी टू थिंग. द फ्लो ऑफ द कैथोड रेज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ये दो तरह से हो सकता है. टू बी वेरी सिंपल मैं बात करता हूं. देयर इज वाटर इज फ्लोइंग. व्हेन वाटर इज फ्लोइंग यू कीप योर हैंड लाइक दिस. विल द वाटर स्टॉप? नो, बिकॉज वाटर विल स्ट्राइक, चेंज इट्स पाथ एंड देन गो. तो बेसिकली वाटर का फ्लो अलग टाइप का है.
वो स्ट्रेट लाइन में कंपलसरी नहीं है, ऑब्स्टेकल आएगा तो अपना पाथ चेंज करके आगे चला जाएगा. Contrary to that, there is a torch, the light is there, and I keep my hand here. You see the shadow behind. Why you are seeing the shadow behind my hand? Because light travels in the straight line. Because the light travels in the straight line, my hand is stopping some light, and where it is stopping the light, on the other side you are getting a shadow. तो यहां पे क्या हुआ, जब हमने एक ऑब्स्टेकल रखा, ये नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड और ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, और हमें पता है कुछ रेज ट्रेवल कर रही हैं कैथोड टू एनोड, तो हमने उनके पाथ में एक ऑब्स्टेकल रख दिया. ऑब्स्टेकल रखने के बाद देखा कि इनका जो पाथ है, इस पाथ में ऑब्स्टेकल रखने के बाद दे कास्ट द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट इन देयर पाथ. राइट, दे कास्ट द शैडो ऑफ द ऑब्स्टेकल केप्ट इन देयर पाथ. इसका मतलब कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. दे फॉर्म शैडो of obstacle kept in their path. They cast the shadow of obstacle kept in their path, which proves that they travel in straight line. So देखो, अभी तक आपने एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर्ली स्टडी करके दो बातें प्रूव कर दी. पॉइंट नंबर 1, the glow is being produced behind anode. That means the rays are traveling from cathode to anode, क्योंकि anode के पीछे ग्लो है. आपने उसके पाथ में ऑब्स्टेकल रखा तो शैडो बना. इसका मतलब वो उस ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर रही हैं. They are being stopped by the obstacle. They are being stopped by the obstacle. That means they travel in straight line. सिंपल. तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इनके पढ़ लिए. नेक्स्ट, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट सोचो. ये एक विंड मिल है, ठीक है, ये एक विंड मिल है. इफ द सनलाइट फॉल्स ऑन इट, will it start rotating? Light is energy. Light is energy, but this energy is not being able to rotate the windmill. Why it is not being able to rotate the windmill? Because sunlight में मास नहीं है. अगर मास नहीं होगा तो मोमेंटम नहीं होगा, और अगर मोमेंटम नहीं होगा तो मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा. मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होगा तो ये विंडमिल रोटेट नहीं होगी. ओके, एज द नेम इज देयर, विंडमिल, व्हेन द एयर स्ट्राइक्स ऑन इट, व्हाट हैपेंस? व्हेन एयर स्ट्राइक्स ऑन इट, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग. व्हाई? बिकॉज एयर पार्टिकल हैज मास, एयर पार्टिकल हैज वेलोसिटी. दैट मीन्स द एयर पार्टिकल हैज मोमेंटम. As the air particle has momentum, it transfers the momentum and the windmill starts rotating. Clear? ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हमने यहां भी किया. हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक पिन व्हील लगा दिया, एक लाइट पिन व्हील लगा दिया. There can be two things. अगर ये जो रेज है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, अगर इनके पास मास है तो मतलब मोमेंटम होगा, और अगर मास या मोमेंटम होगा या काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये इस पिन व्हील को रोटेट करेंगे. अगर जो भी सब्सटेंस, जो भी रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, अगर उनके पास मास नहीं होगा तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, उनके पास मोमेंटम भी नहीं होगा. काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम नहीं होगा तो वो इस व्हील को रोटेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है,
तो क्या हुआ, जब आपने इसको पिन व्हील को रखा पाथ में, द पिन व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग. When the pin wheel starts rotating, that means इनके पार्टिकल के पास मोमेंटम है, और अगर मास वेलोसिटी यानी मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी. इसका मतलब कैथोड रे पार्टिकल हैज मास. सो हम सेकंड कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन लिख सकते हैं, दे कैन रोटेट द पिन व्हील kept in their path so we can say cathode ray particle has mass. ओके, सो हमने ये प्रूव कर दिया कि कैथोड रे पार्टिकल के पास मास होता है. तो हमारे पास अभी तक तीन कंक्लूजन आ गए. कैथोड रेज नेगेटिव यानी कैथोड टू एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं. दूसरा कंक्लूजन आ गया, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. और थर्ड कंक्लूजन आ गया, इनके पार्टिकल के पास मास होता है. स्लोली वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज टेकिंग प्लेस थ्रू गैसेस. तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए कैथोड रेज के. नेक्स्ट, now we are slightly using a modified cathode ray tube. Modified cathode ray ट्यूब. क्या मॉडिफिकेशन किया है इस कैथोड रे ट्यूब में? यहां पे हमने लगाया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वी कैन यूज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ देयर इज अ सिंपल लॉजिक. ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लेट्स से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहां से कैथोड रेज पास हो रही है. नाउ देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. देयर इज वन कि ये बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड कैथोड रेज जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी. सेकेंड पॉसिबिलिटी, कैथोड रेज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी. और थर्ड पॉसिबिलिटी, कैथोड रेज बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट ट्रेवल करेंगी. देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज. पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2 एंड पॉसिबिलिटी नंबर 3. ये तीन सिंपल पॉसिबिलिटीज है, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. सो वी कैन राइट इन external electric field they are deflected towards positive terminal. That means cathode ray particle has negative charge because opposite attracts. पॉजिटिव की तरफ अगर डिफ्लेक्ट होती है तो हम कहेंगे कैथोड रे नेगेटिव है. अगर नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होती है तो हम कहेंगे कैथोड रे पॉजिटिव है. और अगर डिफ्लेक्ट ही नहीं होती तो हम कहते हैं कैथोड रे न्यूट्रल है. लेकिन यहां पे एक्चुअली हुआ क्या, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स positive terminal. When they are deflected towards positive terminal, we can say cathode rays themselves are negatively charged particle. ठीक है.
बिकॉज वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है तो दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो आपके पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, दे ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, दे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, they travel in straight line, their particle has mass, and one more thing we have added is that they are negatively charged because they are deflected towards positive terminal. I hope this is clear. कुछ और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैथोड रेज स्ट्राइक अ मेटल फॉइल and later becomes hot. This indicates that cathode ray produces the heating effect. अगर आप इनके पाथ में कोई एक बहुत सॉलिड मेटल प्लेट रखोगे, ये एक सॉलिड मेटल प्लेट रखा है जिसको ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते सपोज, और ये कैथोड रेज यहां पे आके अगर बार बार स्ट्राइक करेंगी तो ये हॉट हो जाएगा। इसका मतलब दे कैन प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट। फर्दर दे कॉज द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास। अगर आपने हाइड्रोजन गैस अंदर फिल किया है, इफ यू हैव फिल्ड द हाइड्रोजन गैस इनसाइड, राइट, सो थोड़ी देर बाद जब कैथोड रेज यहां से पास होंगी तो यहां पे आपको मिलेंगे H+ आयंस, मतलब गैस इज बीइंग आयोनाइज्ड। नेक्स्ट, दे प्रोड्यूस द एक्सरे, दे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द हार्ड मेटल। देखो मैं छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूं, what I'm doing here is that ये जो कैथोड रे ट्यूब है हमारे पास, ये कैथोड रे ट्यूब है, ये नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड, और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड हमने लिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड जो हमने लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल एनोड हैवी मेटल का बना हुआ है, हैवी मेटल का बना हुआ है, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा है, टंगस्टन। तो क्या होता है जब अगर मैं यहां पे हैवी मेटल एनोड यूज करता हूं तो एक सेकेंडरी रे ऑब्जर्व हुआ, मतलब कैथोड रेज ने जाके यहां पे स्ट्राइक किया, क्योंकि हमें पता है कैथोड रेज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, और यहां स्ट्राइक करके इन्होंने कुछ नई रेज प्रोड्यूस की। उन नई रेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें पता नहीं था, इसलिए हमने उन्हें नाम दिया एक्स रे। दिस इज द पॉइंट वी हैव रिटन हियर, यू कैन नोट डाउन। दे प्रोड्यूस एक्स रे व्हेन दे स्ट्राइक अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द heavy metal like tungsten, right? They affect the photographic plate, right? जैसे फोटोग्राफिक फिल्म है, ये उनको अफेक्ट करते हैं। दे possess penetrating power, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब अगर मैंने यहां पे एक थिक फॉइल की जगह यहां पे एक बहुत थिन फॉइल लिया है, ये थिन मेटल फॉइल है, थिन मेटल फॉइल लिया है, तो जब कैथोड रेज आएंगी तो वो यहां स्टॉप नहीं होंगी, वो इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, एनर्जी है, तो थिन मेटल फॉइल को ये पेनिट्रेट करके बाहर जा सकती हैं। हाँ, अगर कोई सॉलिड ऑब्स्टेकल होगा तो क्रॉस नहीं कर पाएंगी, बहुत ज्यादा सॉलिड ऑब्स्टेकल होगा तो क्रॉस नहीं कर पाएंगे और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन अगर ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है तो फिर हीटिंग इफेक्ट ये पेनिट्रेट करके बाहर जा सकती है, राइट? सो दिस इज द हीटिंग इफेक्ट के बाद अगर थिन फॉइल यूज करोगे तो इनमें पेनिट्रेशन पावर होता है। ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रेज। कैथोड रेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इनके पार्टिकल के पास मास होता है, इनके पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, किसी हैवी मेटल स्ट्राइक करके ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती है, ये फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट कर सकती हैं, और थिन फॉइल के थ्रू पास हो सकती है, मतलब इनमें पेनिट्रेशन पावर है, और जब ये किसी गैस से पास होती हैं तो इनमें गैस को आयोनाइज कर देती है। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिस्कस्ड, ये कैथोड रे से हमें पता चला, ठीक है? अब देखो,
आगे क्या हुआ, सर जे जे थॉमसन ने फाइंड किया चार्ज मास रेशो। चार्ज मास रेशो का मतलब यह है दैट ही सिंपली ट्राई टू फाइंड आउट द E बाय एम। E बाय एम का मतलब है चार्ज ओवर 1 ग्राम सब्सटेंस। एक्सपेरिमेंटली सर जे जे थॉमसन ने कैथोड रेस का चार्ज मास रेशो फाइंड किया और E बाय एम का जो वैल्यू आया वो कैसे उन्होंने फाइंड किया, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि ये एक कैथोड रे ट्यूब है और इसमें दो टर्मिनल पे, एक पे नेगेटिव टर्मिनल पे कैथोड है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एनोड है, अंदर लो प्रेशर पे गैस है और जो गैस का प्रेशर है वो कितना है, 10⁻⁻⁻⁴ एटमोस्फियर का प्रेशर है। व्हाट ही डिड, ही कैलकुलेटेड द चार्ज मास रेशो बाय यूजिंग डिफरेंट गैस। पहले अंदर नियॉन फिल किया, फिर हीलियम फिल किया, फिर हाइड्रोजन फिल किया, फिर आर्गन फिल किया, डिफरेंट गैसेस कैथोड रे ट्यूब में फिल की और चार्ज मास रेशियो फाइंड किया। उसके बाद गैस को कांस्टेंट रखा, सपोज नियॉन को कांस्टेंट कर दिया और इस कैथोड को चेंज किया। इस कैथोड को चेंज किया मतलब पहले लेट्स से गोल्ड का कैथोड यूज किया, फिर सिल्वर का कैथोड यूज किया, फिर टंगस्टन का कैथोड यूज किया, अलग अलग मेटल्स के कैथोड यूज किए। इवन आफ्टर यूजिंग द डिफरेंट मेटल एज कैथोड or using different gases, charge mass ratio found constant. What I'm saying is E by m remains constant for cathode rays even after using different gases and different cathode। इसका मतलब ध्यान से समझो, हमने क्या कहा था, कैथोड रे का पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है और उसमें कुछ मास होता है। मतलब कैथोड रे पार्टिकल के अंदर चार्ज भी होता है, कैथोड रे पार्टिकल के अंदर मास भी होता है। ठीक है, कैथोड रे पार्टिकल में चार्ज भी होता है, मास भी होता है, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट यह है कि आप कोई भी गैस यूज करो, आप कोई भी गैस यूज करो या आप कोई भी कैथोड यूज करो, ये चार्ज और मास का रेशो चेंज नहीं होता। इसका मतलब मैं इस पॉइंट से ये कंक्लूड करूंगा दैट, ध्यान से सुनना, दैट कैथोड रे पार्टिकल इज अ यूनिवर्सल पार्टिकल। उन्होंने कहा ये पार्टिकल यूनिवर्सल है, कोई भी गैस यूज करो, कोई भी एनोड यूज करो, कैथोड यूज करो, यू यूज एनी कैथोड, you use any gas, every time you are getting the same charge mass ratio, every time the particle which is being produced is same। charge mass ratio same आने का मतलब क्या है, चार्ज मास रेशो सेम आने का मतलब यह है कि हर बार चाहे कोई भी कैथोड यूज करो, चाहे कोई भी गैस यूज करो, चार्ज और मास का रेशो सेम ही आ रहा है, मतलब सेम पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये एक यूनिवर्सल पार्टिकल है एंड दिस पार्टिकल वाज नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। इसलिए कैथोड रे का नेगेटिव पार्टिकल, ध्यान से सुनना, कैथोड रे का नेगेटिव पार्टिकल यूनिवर्सल है, राइट? ये जे जे थॉमसन ने फाइंड किया था। ठीक है, कैथोड रे का पार्टिकल यूनिवर्सल है, ये जे जे थॉमसन ने फाइंड किया था बाय फाइंडिंग द चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इसलिए हम कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट जे जे थॉमसन को मिलेगा, विलियम क्रुक को नहीं मिलेगा, या स्टोनी को नहीं मिलेगा, या किसी और साइंटिस्ट को नहीं मिलेगा। सर जे जे थॉमसन कैलकुलेटेड चार्ज मास रेशो फॉर कैथोड रे पार्टिकल। सर जे जे थॉमसन calculated experimentally the charge mass ratio of cathode ray particle by using different gases and by using different different cathode, and it was found that charge mass ratio does not change even after using different cathode and different gases inside the tube. So it was concluded cathode ray particle is a universal particle of matter and it was named as electron. Well, चार्ज मास का रेशो कितना फाइंड किया था? तो उन्होंने E/m का वैल्यू फाइंड किया था -1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम कैथोड रेस के ऊपर 1.76 इंटू 10⁸ कूलम चार्ज होता है। चाहे आप गोल्ड का एनोड यूज करो, कैथोड यूज करो, या सिल्वर का कैथोड यूज करो, या किसी और मेटल का कैथोड यूज करो, और उसके अंदर जो कोई भी गैस फिल करो, एनी गैस फिल्ड इनसाइड or any cathode use, the charge mass ratio comes same. So we can say that electron is a universal particle. Well, उसके बाद मिलिकन ने किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया कि उन्होंने फाइंड किया कि ये जो कैथोड रे का पार्टिकल है ना, जो यूनिवर्सल कैथोड रे का पार्टिकल है, इसका चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ईएसयू में इसका चार्ज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, फुट, अलग अलग यूनिट्स हैं लेंथ की, वैसे चार्ज की अलग अलग यूनिट है। एक कूलम है, दूसरी ईएसयू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एमकेएस में हम कूलम यूज करते हैं, सीजीएस सिस्टम में हम यूज करते हैं ईएसयू। तो ईएसयू में इसमें है -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो एमकेएस में कूलम्स में इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आया? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो चार्ज आया, ये किसने फाइंड किया? मिलिकन ने। कैसे फाइंड किया? बाय यूजिंग द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन, charge over electron is smallest possible charge over any particle। किसी भी पार्टिकल के ऊपर 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम चार्ज प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हो गया इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है। फर्दर मोर आप एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हो। जे थॉमसन ने क्या फाइंड किया था? जे थॉमसन ने फाइंड किया था E/m, मतलब चार्ज मास का रेशो, चार्ज डिवाइडेड बाय मास। मिलिकन ने क्या फाइंड किया था?
मिलिकन ने क्या फाइंड किया था? चार्ज E। ठीक है, तो इफ आई डिवाइड चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास, मतलब जो चार्ज कैलकुलेट किया मिलिकन ने -1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और चार्ज मास का रेशो किसने कैलकुलेट किया? थॉमसन ने। कितना आया? -1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। तो क्या होगा? चार्ज कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू मास, राइट? सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 9.109 into 10⁻⁻28 ग्राम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें फाइंड करने के लिए सिंपल मिलिकन रिजल्ट डिवाइडेड बाय थॉमसन रिजल्ट, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज बाय मास। चार्ज डिवाइड बाय चार्ज बाय मास करेंगे तो चार्ज कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड दैट इज हाउ इट वाज प्रूव्ड दैट एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, rather atom is not the smallest particle of matter, rather there is some even smaller charged particles are present in it. One of that particle is electron, and we have discussed the characteristics of the electron. In the next session we will discuss the discovery of proton and neutron.